मुझे लग रहा है मलूक नागर साहब एक बार आपके पास आते हुए, जब बीजेपी परिवारवाद की बात करती है तो देखिए जयंत चौधरी जी किस परिवार से आते हैं। अब सहयोगियों में भी तो इतना परिवारवाद है ना, अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनेगा, वही सर्वे सर्वा बनेगा। तो फिर बीजेपी जब दूसरों पर निशाना साधती है तो उंगलियां आपके ऊपर भी उठेंगी नागर साहब। देखिए चित्रा जी, हाँ। अभी भदौरिया साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि बीच में त्यागी जी आ गए और बीच में त्यागी जी बोल गए, तो इसका मतलब आज ये टेंशन में हैं। तो भदौरिया साहब तो हर किसी के बीच में ही बोलते हैं, मेरे भी बीच में बोलने वाले हैं, तो क्या ये एडमिट फैक्ट है? अच्छा, ज्ञान दे, क्या ये हमेशा टेंशन में रहते हैं? दूसरी बात, जो हमारे साथी भदौरिया चुप बैठ जाओ। दूसरा, जो अभी हमारे पत्रकार साहब बैठे हैं राजनीतिक विश्लेषण बन के, जो माननीय प्रधानमंत्री में पूरी कमी निकाल रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर जो देश हैं अमेरिका और चाइना। चाइना को जो 2020 से जो झगड़ा चल रहा था, वो फौज वापस गई है और आज अमेरिका के चुनाव में भारत देश की छाप, भारतीयों की छाप और भारत के लोगों से अपील, और भारत के बारे में अगर मैं जीत गया तो व्हाइट हाउस में भारत के लोगों का सम्मान मिलेगा। जो इस तरह की बात पूरे वर्ल्ड के पैमाने पे हो रही है, फिर भी बगैर मतलब के यहाँ राजनीतिक ये तो बात हो गई प्रधानमंत्री की ना, अभी तो विधानसभा का चुनाव है नागर साहब, ठीक है। ये तो बात देखिए, देश के मुद्दे पर जब चुनाव हुआ तो यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हैट्रिक लगा दी और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। लेकिन मेरा ये सवाल है, जब परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेरेगी कि अध्यक्ष का बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, तो आप लोगों की भी पार्टी तो वही है ना, वो अलग कैसे हो गई? अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूं, आप मुझे चीन और अमेरिका लेकर जा रहे हैं। कहां ले जाओगे? अच्छा, इसका चित्रा जी जवाब दे रहा हूं। बोलिए बोलिए सर। हाँ, चित्रा जी जवाब दे रहा हूं। प्लीज बोलिए। देखिए जैसे एक पीढ़ी है, जैसे एक पीढ़ी है, माननीय मुलायम सिंह जी थे, उनके बाद जो अखिलेश जी हैं, ये परिवारवाद नहीं है, वो तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लेकिन एक परिवार में मान लो गांधी परिवार में 4 एमपी बन जाए या किसी दूसरे के परिवार में 6-7 एमपी बन जाए, तो परिवारवाद वो है। अगली जनरेशन का व्यक्ति अगर काबिल है, अगर माननीय चौधरी चरण सिंह जी माननीय प्रधानमंत्री इस देश के रहे हैं और उनके बेटे काबिल थे, यूएस से वापस आए और उन्होंने बढ़िया देश की सेवा करी, और उनके जाने के बाद अगर चौधरी जयंत जी काबिल हैं और माननीय प्रधानमंत्री की सोच से मिला के कंधे से कंधा चौधरी चरण सिंह जी विचारधारा देश में फैला रहे हैं और वो काबिल है, तो ये परिवारवाद नहीं है। क्या बात है, यही तो हम कह रहे इतनी देर से। आप अपनी बीजेपी के साथियों को शर्मा जी बहुत देर से, पंकज शर्मा जी उन्होंने परिवारवाद की जो परिभाषा दी है उस पर जरा आपकी भी टिप्पणी, क्योंकि परिवारवाद भी एक बड़ा मुद्दा है जो चुनाव के दरमियान छाया रहता है और बीजेपी लगातार इसको बड़ा करके लोगों के बीच लेकर जाती है। ये बात सही है चित्रा जी, परिवारवाद एक समस्या है और ये एक तरह की जो कुरीति है, इससे निपटना सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए जरूरी है। लेकिन परिवारवाद सिर्फ राजनीति में नहीं है, परिवारवाद कानून की दुनिया में है, परिवारवाद व्यवसाय की दुनिया में है, कॉरपोरेट की दुनिया में है। तो ये एक समस्या राजनीति में इसलिए दिखाई देती है कि राजनीति से लोग एक अलग तरह की सामाजिकता की अपेक्षा करते हैं जी। परिवारवाद से निपटना हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी है, कांग्रेस के लिए भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद की कमी नहीं है। एक नरेंद्र भाई मोदी के परिवार को छोड़ दीजिए, एक अमित भाई शाह के परिवार को छोड़ दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी में भी केंद्रीय स्तर पर और प्रदेशों में, प्रदेश में परिवारवाद का बोलबाला है। और फिर एक सबसे बड़ा जो परिवार उनका है संघ कुनबा, संघ कुनबे की मोहर लगे बिना तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो ये इस तरह का परिवारवाद है, इससे भी निपटना चाहिए। और फिर इस पर भी देखें कि जो कॉर्पोरेट की दुनिया नहीं, संघ का अगर मोहर बीजेपी के किसी भी नेता पर लगाई जाती है तो फिर वो परिवारवाद कैसे हो गया? और संघ में जितने भी अब तक संघ प्रमुख हुए हैं उनमें से तो कोई परिवार से आया नहीं है पंकज शर्मा जी। और एक चीज और दर्शकों को मैं बता दूं कि संघ की ओर से बकायदा योगी आदित्यनाथ के बयान को एंडोर्स किया गया था कि हाँ, उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर। पंकज जी देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो ये तायीद की है बटेंगे तो कटेंगे नारे की, इसके पीछे जो सियासत है वो आप भी समझती हैं और पूरा देश समझ रहा है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में भीतर ही भीतर जो एक तरह का बवाल मचा हुआ है
जिसमें नरेंद्र भाई मोदी एक तरफ हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि 75 वर्ष जब अपनी उम्र के पूरे करें तो उनको प्रधानमंत्री के पद को छोड़ देना चाहिए। और खासकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये मानता है कि वो इस बार स्पष्ट बहुमत उनको नहीं मिला है, सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिला पाए हैं। हाँ। तो इसलिए नरेंद्र भाई मोदी की जगह विकल्प तलाशने की शुरुआत हो गई है। संघ तो की ओर योगी से जी किसने के कहा है नारे ये? को पंकज शर्मा जी, जी? संघ की ओर से किसने कहा है कि इस बार स्पष्ट बहुमत नहीं मिला कहने है की क्या? तो 75 साल पूरा होने के बाद फिर विकल्प तलाशना होगा बीजेपी को? किसने अरे कहा? कहने की क्या, मोहन भागवत जी के पिछले 3-4 वर्षों में आए तमाम बयानों को, जिनको मैं सूचीबद्ध करके कई कार्यक्रमों में, कई डिबेट में बता चुका हूं, सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। बार बार वो ये कह रहे हैं कि इस तरह से देश नहीं चलता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिपरक राजनीति से अलग हटाकर संगठन परक राजनीति की तरफ ले जाना चाहता है। और 10 साल में जिस तरह की व्यक्तिपरक राजनीति देखी, जिस तरह की आरती मंडली राजनीति चला रही है भारतीय जनता पार्टी की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसके एकदम खिलाफ है। आपने देखा नहीं कि उन्होंने प्रवीण तोगड़िया जी से फिर हाथ मिला लिया है। हाँ। वो योगी जी को बुला रहे हैं। वो नरेंद्र भाई मोदी को संतुलित करने की जितनी भी आंतरिक शक्तियां भारतीय जनता पार्टी और संघ के भीतर हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। तो योगी जी के नारे की तायीद करना, उसको एंडोर्स करना, इसके पीछे की सियासत अलग है। शिवम त्यागी जी, हाँ। देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आनंद शर्मा जी ने कहा कि जिस तरह की आरती मंडली चल रही है, जिस तरह की चीजें हैं, कोई पंकज शर्मा जी, उनका उस पर नए नामों पर विचार तो होना ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का तो साफ है, अब नहीं तो 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद, आज नहीं तो कल कोई ना कोई और प्रधानमंत्री बनेंगे ही, और शर्तिया वो परिवार से नहीं होंगे, ये तय है। लेकिन आप भी कभी इस आरती मंडली से बाहर निकल पाओगे जीवन भर या नहीं? ये जो एक चरण चुंबकत्व का एकदम उस स्तर पर आप पहुंच गए हो कि 52 चुनाव हारने वाले लोगों को भी आप आरती मंडली में प्रथम लाइन में खड़े होकर उनकी आरती ऐसे करते हो कि जैसे उनके बाद ये धरती, ये आसमान, ये सभी खत्म हो जाने वाला है। एक खानदान के चिराग 52 चुनाव हार कर बैठे हुए हैं, लेकिन आप उनसे बाहर नहीं निकल पाए। इसे कहते हैं आरती मंडली करना। जिस प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं, वो तो पिछले 35 साल में अब तक का अपना सबसे बेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड लेकर बैठे हैं। अब इस देश में गैर कांग्रेसी कोई सरकार पूर्ण बहुमत की 2 बार बनी ही नहीं है, उन्होंने तो 75 साल में वो कर दिया। और रही बात एक्सेप्टेंस की, मैं कहता हूं चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, वो भी कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। ऑस्ट्रेलियन पीएम उनको कहते हैं कि वो दुनिया के बॉस हैं। और इसके अलावा जितनी भी सर्वे एजेंसीज है वो कहते हैं कि 82-83% उनकी एक्सेप्टेंस आज भी है। हिंदुस्तान के दिल्ली के किसी कॉलोनी के किसी घर में 8x8 के कमरे में बैठकर आनंद शर्मा जी कहते हैं नहीं नहीं मोदी जी में वो बात नहीं रही है, पंकज शर्मा जी वो बात नहीं रही है। तो मैं एक चीज मानता हूं कि ये देश, ये दुनिया बार बार इस बात को एक्सेप्ट करती भी है, बताती भी है, और अभी तीसरी बार हमें फिर से जो है सरकार बनाने का मौका दिया है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कोई बेहतर होता तो उनको सीटें मिलती, लेकिन स्थितियां ये हैं कि कोई भी एक पार्टी बेचारी तीसरे अंक तक भी नहीं पहुंच पाई। नंबर्स अपने आप एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।